वेलकम बोलो टू माय स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी फिफ्थ पोएम जिसका नाम है ट्रीज। ठीक है, फोर पोएम जो थी हम कंप्लीट कर चुके थे और अब अगली जो पोएम हमारी थी वो है एमिली डिकिंसन के। एमिली डिकिंसन ने उसको लिखी है, उसका नाम है ट्रीज। और एमिली डिकिंसन जो थी 1830 में उनका जन्म हुआ और 1886 में वो जो थी वो एक्सपायर हुई। ठीक है ना, तो इनका जो था ब्रीफ इंट्रोडक्शन वो देख लेते हैं हम। एमिली डिकिंसन इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द अमेरिकास क्वाइटेंशियल पोएट ऑफ द 19th सेंचुरी। एमिली डिकिंसन जो थी उनको जो है अमेरिका की बहुत अग्रणी और परफेक्ट जो कवित्री है, ठीक है ना, उनमें गिना जाता है, जो कि 19वीं शताब्दी की हुई है। ठीक है, 19वीं शताब्दी में हुई है। शी लिव्ड एन इंट्रोवर्ट एंड हर्मेटिक लाइफ। वो जो थी वो काफी जो थी अपने आप को इंट्रोवर्ट रखती थी, यानी कि अकेले रहना उनको ज्यादा पसंद था, किसी से बातचीत करना उनको इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता था। तो इंट्रोवर्ट वाली जो थी वो व्यक्तित्व की धनी थी वो। एंड पब्लिश्ड वेरी फ्यू ऑफ हर पोएम्स इन हर लाइफ टाइम। और उन्होंने जो है कुछ ही अपने लाइफ टाइम के अंदर, अपने करियर के अंदर कुछ ही जो पोएम्स है उनको पब्लिश किया है उन्होंने। हर आउटपुट 789 पोएम्स इन ऑल। और अगर कुल मिलाकर के रिजल्ट पूरा देखा जाए तो उनकी जो पोएम है 1789 90 है जो उन्होंने पोएम्स जो है वो लिखी है। ठीक है, और पब्लिश्ड पोस्टुमसली। ठीक है ना, जो कि जो है उनकी बहुत सारी पोएम उनके मरने के बाद भी जो थी वो पब्लिश हुई है। Her poetry is characterized by unconventional capitalization and extensive use of dashes along with unusual imagery and lyric style। तो उनकी जो पोएट्री है उसके अंदर जो है अनकन्वेंशनल कैपिटलाइजेशन का, यानी कि वो जो थी किसी भी चीज को लिखती थी तो वो उसकी आत्मा के ऊपर लिखती थी, यानी कि वो ज्यादातर जो थी दुखांत की जो थी वो कविताएं लिखा करती थी। लेकिन ये जो ट्री है ये एक्सेप्शन है, ये एक अपवाद है, क्योंकि इसमें जो है प्रकृति के बारे में बताया गया है। ठीक है ना, और ये जो थी ये अत्यधिक मात्रा में डैशेस का यूज किया करती थी और along with unusual imagery। और इनकी जो कविताएं हैं उसके अंदर जो है इमेजरी है, जो चित्रण ये इन्होंने किया है और जो इनके लिखने की जो शैली है, ठीक है ना, वो भी काफी जो है वो अलग प्रभावशाली है, देखने को मिलती है हमको उनकी कविताओं में। तो अब ये जो है पोयम जो है चालू हो रही है आपकी। ठीक है ना, इससे पहले आपका ब्रीफ जो है एक ओवरव्यू इसका देख लेते हैं कि ये जो पोयम है, ठीक है, ये एमिली डिकिंसन के द्वारा जो लिखी गई पोयम है। अब देखो ये जो है ये इसकी पहली लाइन है, द ट्रीज लाइक टेसल हिट एंड स्टॉप। तो एमिली डिकिंसन की ये खासियत थी कि वो जो अपनी पोयम लिखती थी तो उसमें जो कभी भी यानी कि उसका टाइटल जो थी वो उसे डिस्क्राइब नहीं करती थी, यानी टाइटल नहीं देती थी, पोयम लिख लिया करती थी और उसके बाद में उसका टाइटल यानी कि उसका जो शीर्षक होता था या लेसन का जो नेम रहता था, ठीक है ना, या पोएट्री का जो नेम रहता था वो नहीं लिखा करती थी कि किस नाम से है। तो हमेशा से अधिकतर टाइम पे जो है उनकी पोयम को अगर आप गूगल पे इसको सर्च करोगे तो ये पोयम जो है आपके सामने खुल करके आ जाएगी। तो इनकी बहुत सारी जगह ये पोयम जो है इस पहले नाम से प्रसिद्ध है। ये जो फर्स्ट लाइन है, ठीक है ना, तो इनको जो है इनकी जो जो भी पोयम जो इन्होंने बिना टाइटल के लिखी है वो इनकी जो लाइनिंग है, जो पोयम की लाइन है उसकी जो फर्स्ट लाइन है उसके द्वारा जो है इनको पहचान मिली हुई है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है वो तो टाइटल दिया हुआ है हमारे पास ट्री, लेकिन इनकी बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं जिसमें टाइटल नहीं है और पोयम की जो पहली लाइन है उसी को टाइटल मान करके और शो कर दिया गया है। तो ये जो कविता है ये हमें बताती है कि किस तरीके से ये प्रकृति जो है, ठीक है, उसको जो है कोई भी व्यक्ति अगर डिस्क्राइब करना चाहे अपने वर्ड्स के अंदर तो वो डिस्क्राइब नहीं कर सकता। प्रकृति का जो सौंदर्य है, ठीक है ना, जो प्रकृति जो हमें दिखाती है वास्तव में उसकी जो सौंदर्यता है, अगर हम उसको शब्दों में स्पष्ट करने जाए तो कोई भी व्यक्ति ऐसा अभी तक पैदा नहीं हुआ है जो कि प्रकृति के पूरे सौंदर्य का विवरण जो है अपनी कल्पनाओं में या अपने चित्रण के अंदर, अपनी कविताओं के अंदर वो कंप्लीट ही कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पेड़ के बारे में, पक्षियों के बारे में, ठीक है, और प्राकृतिक जो जीव है उनके बारे में, ठीक है, तो अलग अलग तरीके का जो चित्रण है पूरा, है ना, वो पूरा जो है प्रकृति का टोटल ओवरव्यू जो है इन्होंने इस पोइट्री के अंदर हमको दिया है, जो हमें देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो हम इसको लेट्स बिगिन, हम स्टार्ट करते हैं इसको। द ट्रीज लाइक टेसल हिट एंड सॉन्ग, दे आर सेम टू राइज अ ट्यूब फ्रॉम मिनिएचर क्रिएचर accompanying the sun। दैट इज लाइक टेसल। टेसल का मतलब होता है कि जिस तरीके से एक वो लटकन होती है, ठीक है ना, जो कि लड़कियां जो होती है अपने सूट वूट के अंदर जो लगाती है,
ठीक है, एक लटकन लगा थी ना जो पीछे या और किसी जगह। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ट्रीज जो है, तो ट्रीज की जो ब्रांचेस है, ठीक है ना, वो किसकी तरह हो रही है, वो टेसल की तरह, यानी कि ट्रीज की जो ब्रांचेस है, उसकी जो शाखाएं हैं, ठीक है ना, वो उस ट्री से क्या हो रही है, वो लटक रही है नीचे, ठीक है ना, और वो लटक रही है और वो क्या कर रही है, स्वंग कर रही है आपस में, ठीक है, यानी बहुत सारी जो उसकी शाखाएं हैं वो नीचे लटक रही है और आपस में एक दूसरे से टकरा रही है और हिट कर रही है एक दूसरे को। तो उससे क्या है कि उससे जो है जो उनके हिलने से जो वायुमंडल के अंदर जो वायु है, ठीक है ना, जो हवा है, उसकी गति जो है वो तेज हो रही है। तो हवा की आवाज और उनकी लटकन की जो टकराने की आवाज है उन ब्रांचेस की, ठीक है ना, वो जो है काफी वो मधुर प्रतीत होती है। देयर सीम टू राइज अ ट्यून, ठीक है, तो ये दूसरी लाइन में ये बात बोल दी गई है कि देयर सीम टू राइज द ट्यून, तो उनके लटकने से, उनके झूलने से क्या हो रहा है कि एक ट्यून उत्पन्न हो रही है, यानी कि एक संगीत उत्पन्न हो रहा है। तो वो संगीत जो है वो कानों को काफी ज्यादा जो है वो कोई महसूस हो रहा है, ठीक है ना, कोई भी आगंतुक या विजिटर उधर से निकल रहा है तो उसको जो है वो ट्यूनिंग सुन करके वो काफी जो है अपने दिल में जो है शांति और आनंद जो है वो महसूस कर रहा है। फ्रॉम मिनिएचर क्रिएचर अकम्पनिंग द सन, मिनिएचर, मिनिएचर का मतलब छोटे से छोटा, ठीक है ना, छोटे से छोटा, बहुत छोटा, सूक्ष्म एक तरीके से। और क्रिएचर का मतलब प्राणी, ठीक है ना। तो मिनिएचर क्रिएचर जो है, मिनिएचर क्रिएचर में जैसे कि मान लो कि मधुमक्खी आ गई, बीज आ गई, ठीक है ना, बग्स आ गए, ठीक है ना, और भी छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव है वो आ गए। तो ये मिनिएचर क्रिएचर जो है ये क्या कर रहे हैं, ये बजिंग का साउंड उत्पन्न कर रहे हैं, जैसे मधुमक्खियां जो है उनका साउंड उत्पन्न करती है कि नहीं करती है, ठीक है ना। तो ऐसा जो साउंड है इन मिनिएचर क्रिएचर्स के द्वारा क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, ठीक है ना। तो अकम्पनिंग द सन, और ये जो मिनिएचर क्रिएचर्स हैं, यानी कि ये जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं, ये क्या कर रहे हैं, अकम्पनिंग द सन, ये सन के साथ में क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम सन के साथ हैं और हम दिन के अंदर, यानी कि दिन के उजाले के अंदर ये जो है ये निकलते हैं और ये ऐसा साउंड जो है पूरे वातावरण के अंदर जो है शोरगुल जो है इस तरीके के साउंड को उत्पन्न करके ये पैदा करता है, ठीक है। तो ये चार लाइंस का मतलब जो था, ठीक है, ये कंप्लीटली आपने समझ में आ गया होगा, ठीक है। फॉर सोल्ट्रीज ऑफ समर, अब यहाँ पे क्या है, देखो ये सोल्ट्री पढ़ा जाएगा क्योंकि यहाँ पे पी जो है वो साइलेंट है, ठीक है, इसे पसाल्ट्रीज नहीं पढ़ा जाएगा। आप कभी पसाल्ट्रीज पढ़ लो इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सोल्ट्रीज है, तो फॉर सोल्ट्रीज ऑफ समर इनॉर्मिंग द ईयर। अब कवित्री जो है यहाँ पे समर डे के बारे में बता रही है, समर डे की जो विशेषता है उसके बारे में जो है कवित्री यहाँ पे पोएटेस जो है हमें वर्णन कर रही है कि समर डे में क्या खूबसूरती रहती है, समर डे किस तरीके से जो है हमें जो आनंद प्रदान करता है, यानी कि पेड़ की छाया समर डे के अंदर, और वहां पे जो पक्षियों की आवाजें हैं और पेड़ की छाया है और भी दूसरी जो चीजें हैं, ठीक है ना, वो किस तरीके से जो है हमें आनंद प्रदान करती है और देखने में कितना खूबसूरत लगता है वो, ये चीज जो है इस लेसन के अंदर बताई है, इस पोएट्री के अंदर जो पोएटिस है वो हमें बताना चाह रही है। तो यहाँ पे बात बोल रही हूँ कि सालरीज ऑफ समर इनॉर्मिंग द ईयर, ठीक है, इनॉर्मिंग, इनॉर्मिंग का मतलब होता है यानी कि कानों को काफी ज्यादा सुकून देने वाली, ठीक है ना, कानों को काफी ज्यादा प्रिय रखने, यानी प्रिय महसूस होने वाली या कानों को अच्छा महसूस होने वाला संगीत, ठीक है। तो सोल्ट्रीज, सोल्ट्रीज जो है, सोल्ट्रीज जो है एक ऐसा वाद्य यंत्र था पुराने जमाने में जिससे संगीत उत्पन्न होता था, और वो संगीत उत्पन्न होता था, वो संगीत काफी जो है वो कानों में क्या लगता था, प्रिय लगता था, ठीक है ना। सोल्ट्रीज का मतलब जो है वो पुराने जमाने का एंशियंट टाइम का एक क्या है, एक वाद्य यंत्र है, ठीक है ना। तो फॉर सोल्ट्रीज ऑफ समर इनॉर्मिंग द ईयर, ठीक है। तो वो जो सोल्ट्रीज है यानी कि जिस तरीके से वो वाद्य यंत्र जो जब भी बजता था तो कानों को काफी ज्यादा सुकून महसूस देता था, तो इसी तरीके से ये जो बजिंग का साउंड आ रहा है, ये जो मधुमक्खियों का भिनभिनाहट का और ये और दूसरे जो क्रिएचर क्रिएचर जो है ये जो साउंड उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है ना, समर डे के अंदर, तो वो जो है वो किसकी तरह लग रहा है, वो सोल्ट्रीज की तरह लग रहा है। जैसे सोल्ट्रीज जो था पुराने जमाने में काफी जो था वो इनॉर्मिंग लगता था, उसका जब साउंड निकलता था तो काफी वो कानों को प्रिय लगता था। तो इसी तरीके से यानी कि वो जो साउंड है, वो जो बजिंग का साउंड है, वो जो हमिंग का साउंड है, वो सारा साउंड जो है वो कैसा लग रहा है, कर्णों को बहुत ज्यादा प्रिय लग रहा है, वो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है वो, ठीक है ना, कानों को काफी ज्यादा वो सुकून दे रहा है वो साउंड, ठीक है ना। तो इन दो लाइनों का मतलब ये था। They never yet did satisfy remotest when most fair, और यानी कि क्या कह दिया गया कवित्री, दे नेवर येट डिड सेटिस्फाई, और कोई भी व्यक्ति जो है इससे सेटिस्फाई नहीं हो सकता, यानी कि सिर्फ
इन चीजों से यानी कि संतुष्ट प्राप्त नहीं कर सकता, यानी कि उसकी इच्छा ये होगी कि मैं पेड़ के किनारे बैठूं और मुझे जो है ये साउंड जो है और ज्यादा सुनाई दे, यानी कि ऐसा साउंड जो है मैं और ज्यादा सुनूं, यानी कि और ज्यादा मैं प्रकृति का लुत्फ उठाऊं और तो और ज्यादा जो मैं आनंद उठाऊं, यानी कि उसके कानों को, यानी कि ये साउंड बंद नहीं होना चाहिए, ये साउंड आता ही रहना चाहिए, ताकि वो जो है वो कंप्लीटली जो है वो आनंद उठाए। तो वो कह रहा है कि कह रही है कि दे नेवर येट गेट सेटिस्फाइड, कि इससे जो है यानी कि किसी भी व्यक्ति को सेटिस्फेक्शन जो है वो प्राप्त नहीं हो सकता। रिमोटेस्ट वेन मोस्ट वेल, और चाहे कोई दूर भी व्यक्ति अगर इसको सुनेगा, रिमोट का मतलब दूर, दूर से भी अगर कोई व्यक्ति इस साउंड को सुनेगा तो वो इस साउंड को सुनते हुए उस पेड़ के पास में क्या होगा, खींचा चला आएगा और वहां पे कुछ देर आराम करने के लिए सुकून से और बैठ जाएगा और इस साउंड का जो है वो भरपूर जो है वो आनंद लेगा। The sun shone whole at intervals, then half, then utterly, as if himself were optional and had a state of cloud। अब बताया जा रहा है यहाँ पे सन के बारे में, सन जो होता है वो किस तरीके से शोन होता है, यानी शाइन की सेकंड फॉर्म में, ठीक है ना, शोन, ठीक है। तो सन जो है वो किस तरीके से चमक रहा है, रेगुलर इंटरवल्स पे चमक रहा है, वो इंटरवल्स का मतलब ब्रेक ले लेकर के चमक रहा है सन, ठीक है, इंटरवल्स पे चमक रहा है, यानी कि देन हाफ देन अटर इट, यानी कि क्लाउड जो है वो आसमान में इतने घने हैं, इतने घनघोर घटाएं जो है वो छा रही है कि सन जो है, सन को उन्होंने पूरा क्या कर रखा है, हाइड कर रखा है, ठीक है ना। तो सन जो है वो कभी हाफ निकलता है, फिर उसके बाद में छुप जाता है, फिर बादल आ जाते हैं, फिर उसके बाद में बादल छा जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद वापिस सन निकल जाता है। तो बादलों ने जो है पूरा जो है वो कवर कर रखा है, उसे पूरी तरीके से हाइड कर रखा है, यानी कि वो कभी आधा निकलता है और फिर उसके बाद में फिर छुप जाता है, फिर उसके बाद में थोड़ी देर निकलता है और फिर छुप जाता है। इतनी घनघोर घटाएं जो है वो आसमान के अंदर जो है वो छा रही है। एज इफ हिमसेल्फ वर ऑप्शनल, और हिमसेल्फ, हिमसेल्फ यहाँ पे आया है सन के लिए, हिमसेल्फ किसके लिए आया यहाँ पे, सन के लिए। ये सन जो है वो हिमसेल्फ, यानी कि वो किस तरीके से मैं बता रहा है, वो अपने आप को बता रहा है कि मैं ऑप्शनल हूँ, यानी कि मैं एक ऑप्शनल हूँ, यानी कि बादल जो है वही सब कुछ है और मैं जो हूँ वो ऑप्शनल हूँ, मेरी मर्जी से मैं नहीं निकल सकता, यानी बादलों ने मुझे इस तरीके से कवर कर रखा है कि मर्जी जो चल रही है वो बादलों की चल रही है, मेरी कोई मर्जी ही नहीं है, ठीक है ना। तो वो अपने आप को बता रहा है कि मेरे को तो इन्होंने ऑप्शनल बना दिया है, यानी मेरी कुछ वैल्यू ही नहीं रखी इन्होंने, ये जो है ये पूरी तरीके से मुझे कवर करके और पूरी तरीके से इन्होंने मुझे जकड़ रखा है और पूरी तरीके से कवर करके बैठे हुए हैं। एंड हैड एस्टेट ऑफ क्लाउड, और यानी कि पूरा जो साम्राज्य है, ठीक है ना, आकाश के अंदर, वो सिर्फ ऐसा लग रहा है कि सिर्फ बादलों ही बादलों का नजर आ रहा है, पूरा साम्राज्य, पूरी जो स्टेट है वो सिर्फ बादलों की है, यानी कि सन का जो है, जैसे सन को जो है वो एक तरीके से जो है किंग कहा जाता है पूरे जो प्लैनेट्स का, लेकिन यहाँ पे कंडीशन इस तरीके की है कि जब बादल जो पूरे आकाश के अंदर है, तो वो जो बादल है वो जो है उन्होंने अपनी ही सत्ता जो है पूरा आसमान के अंदर जमा ली है और उन्होंने सन को जो है वो सिर्फ ऑप्शनल बना दिया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से सन का जो है यहाँ पे विवरण करा गया है कि सन जो है वो रेगुलर इंटरवल्स में चमक रहा है और वो कभी छुप रहा है बादलों की वजह से, कभी निकल रहा है, ठीक है। और अपने आप को उसने ऑप्शनल बता दिया है कि भाई मैं जो हूँ वो अपनी स्वेच्छा से नहीं निकल सकता, ठीक है ना, ये बादल मुझे इजाजत देंगे तभी जाकर के मैं आप लोगों के सामने आऊंगा। और पूरा साम्राज्य जो है, पूरी जो सत्ता है वो कौन लेकर के बैठा है, पूरे क्लाउड्स लेकर के उस आसमान के अंदर चारों तरफ जो है वो फैले हुए, ठीक है। तो सफिशियंट टू एनफोल्ड हिम externally from view, except it were a beam office to let the orchard grow, sufficient to enfold it। और ये जो बादल हैं ये सफिशियंट है, यानी कि ये पर्याप्त है सन को पूरा एनफोल्ड करने के लिए, पूरा कवर करने के लिए, सन को पूरी तरीके से छुपाने के लिए, उसकी रोशनी को पूरी तरीके से छुपाने के लिए ये जो बादल हैं ये पूरी तरीके से क्या है, ये सफिशियंट है, यानी कि उसे बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। इटरनली फ्रॉम द व्यू, और ऐसा लग रहा है कि अब जो है सन जो है इटरनली, इटरनली का मतलब फॉर एवर, यहाँ पे इटरनली का मतलब क्या, फॉर एवर, यानी कि हमेशा के लिए जो है वो सन जो है अब क्या है, हमारे व्यू में आएगा ही नहीं, हमेशा के लिए हमें जो है अब यानी कि बादल ही बादल नजर आएंगे और सन जो है वो हमें शायद ही मुश्किल से दिखेगा। तो पूरी तरीके से इटरनली रूप से जो है बादलों ने जो है उसको क्या करा है, सन को पूरी तरीके से छुपा के रख रखा है और ऐसा लग रहा है कि अब सन कभी नजर आने वाला ही नहीं है। एक्सेप्ट इट वर अ बीम ऑफिस टू लेट द ऑर्चर्ड ग्रो। बीम, बीम का मतलब होता है यहाँ पे सनक, ठीक है, और ऑर्चर्ड, ऑर्चर्ड्स का मतलब होता है यहाँ पे बगीचे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब इन एक्सेप्शन, इसके सिवाय, ठीक है। तो एक्सेप्ट इट वर अ बीम ऑफ हिज यहाँ पे वापस किसके लिए आया है, सन के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखना, हिज वापस कैपिटल में एच आया, ठीक है ना, तो ये सन के लिए आया। तो एक्सेप्ट इट वर अ बीम ऑफ हिज टू लेट द ऑर्चर्ड ग्रो, सिवाय इसके
कि उसकी जो है, किसकी, सन की क्या है, विम है, सन की एक सनक है, ठीक है, सन की एक सनक है। अब जब बादलों ने इस तरीके से उसे कवर कर लिया तो सन जो है, उसका जो है दिमाग जो है वो पूरी तरीके से खराब हो गया, ठीक है ना। उसने जो है अब उसका दिमाग पूरा सनकी हो गया, यानी कि उसको जो है सनक छूट रही है कि मैं जो हूँ वो मैं निकल के रहूंगा, मैं जो हूँ वो इन बादलों में से बाहर आके रहूंगा। क्यों आकर के रहूंगा, क्योंकि मुझे ऑर्चर्ड को ग्रो करना है। अगर मैं बाहर नहीं आया तो ऑर्चर्ड जो है, यानी कि जो बागीचे हैं, ठीक है ना, और जो यानी कि प्लांट्स है, वो कैसे ग्रो होंगे, क्योंकि भाई एक तरीके से प्लांट्स को बढ़ने के लिए, बगीचों को बढ़ने के लिए, किसी भी जो है प्लांटेशन वाली जो कोई भी चीज है उसको बढ़ने के लिए किसकी जरूरत होती है, सन की हीट की जरूरत होती है ना, ठीक है। सन नहीं होगा तो पूरा प्लांटेशन प्रोसेस ही नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो अब उसने जो है उसकी उसके दिमाग में पूरी तरीके से क्या है, एक विम आ चुकी है, सनक आ चुकी है कि मुझे जो है वो अब पूरी तरीके से जो है इन बादलों को चीर के जो है वो बाहर निकलना है, क्योंकि अगर मैं नहीं निकला तो वो जो ऑर्चर्ड है वो जो है वो ग्रो हो ही नहीं पाएंगे, तो मुझे उनकी खातिर जो है वो मुझे इससे बाहर जो है वो आना पड़ेगा, इन बादलों से बाहर आना पड़ेगा मुझे, ठीक है ना। तो ये जो थी ये लाइंस थी। आगे और देखते हैं इसमें। A bird sat careless on the fence. One gossiped in the land. On silver meadows charmed a snake, just winding round a stone. अब जो बर्ड है, अब वहीं पे वो जो बगीचा है, ठीक है ना, वो जो एरिया है जिसके अंदर, वहां पे एक बर्ड है जो कि केयरलेसली, बिल्कुल लापरवाह रूप से, बिल्कुल केयरलेस, यानी कि ठीक है खाना मिल गया पीना मिल गया चुपचाप अपने आराम करो, केयरलेस बर्ड है जिसको परवाह नहीं है किसी की, ठीक है ना। वो कहाँ पे बैठी हुई, फेंस पे बैठी हुई, यानी कि जो बगीचे की जो बाउंड्री है जहाँ पे फेंसिंग लगी हुई है, तो वहां पे जो है वो बिल्कुल केयरलेसली आराम से वो बर्ड जो है वो क्या है, बैठी हुई है। वन गोसिप इन द लैंड, और एक बर्ड जो है वो बैठी बैठी जो है गोसिप कर रही है, यानी कि बतिया रही है, अपनी आवाज जो है वो निकाल रही है। गोसिप कर रही है मतलब यहाँ पे, यानी कि वो चर्पिंग की आवाज जो है, जो उसका साउंड है, वो निकालते निकालते जो है वो बातचीत कर रही है, ठीक है ना। लेन में बैठी हुई, यानी कि एक नैरो स्ट्रीट जो है, ठीक है ना, एक सकड़ी सी जो गली है उसके अंदर वो बैठी हुई है और गोसिप कर रही है, यानी कि चर्पिंग कर रही है। और एक बर्ड जो है वो फेंस के किनारे पर जो है वो बैठी हुई है। ऑन सिल्वर मेटल चार्ड स्नेक जस्ट वाइंडिंग राउंड अ स्टोन। अब क्या हो रहा है कि जब वो सूर्य निकला, जब वो बीम उसकी सनक में आकर के वो सूर्य जब बाहर निकला, तो उसकी रोशनी इतनी फैली है, इतनी फैली है कि ऑन सिल्वर मेटल चार्ड स्नेक, कि वो जिस किसी भी चीज पे अब जो वो रोशनी पड़ रही है तो वो कैसी महसूस हो रही है, बिल्कुल चार्मिंग महसूस हो रही है, यानी कि बिल्कुल आकर्षित, बिल्कुल तेज जो है वो रोशनी महसूस हो रही है। और स्नेक जो है वो किस तरीके, वो कैसा हो गया है, स्नेक ने जब उस रोशनी को देखा तो वो बिल्कुल चार्म हो गया, उस आंखें क्या हो गई, उसकी आंखें एकदम फ्लशिंग में आ गई, यानी बिल्कुल चौंधिया गई उसकी आंखें, कि बिल्कुल जो है, यानी सूर्य निकला तो हर ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है ना, जस्ट वाइंडिंग राउंड द स्टोन, यानी कि वो जिस भी किसी स्टोन पर पे वो, किसी भी स्टोन पे जब वो रोशनी उसकी पड़ रही है, सूर्य की रोशनी पड़ रही है, तो उससे जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो काफी जो है तीव्र और तेजी से वो चमक रहा है। तो वहां से जो सांप निकल रहा है, तो वो सांप, वो स्नेक जो है, जब उसने उस ऑब्जेक्ट को देखा, उस स्टोन को देखा, तो सूर्य की चमक के मारे जो उस पत्थर पे पड़ रही थी, तो उसकी आंखें भी क्या हो गई, बिल्कुल एकदम फ्लशिंग हो गई, चौंधिया गई उसकी आंखें, ठीक है ना। तो ब्राइट फ्लावर सिल्ट अ कैलिक्स एंड सोवर्ड अपॉन अ स्टेम लाइक हिंडेड फ्लेम स्वीट होस्टेड with spices in the hem. Bright flower slit a calyx. कैलिक्स जो होता है, वो कैलिक्स तुम्हें याद हो तो जैसे एक फ्लावर है, वैसे सही ढंग से मुझे चित्र वित्र बनाना आता नहीं है क्योंकि मैं इतना पारंगत नहीं हूँ इसके अंदर, फिर भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक तरीके से ये फूल है मान लो, ठीक है ना, तो जैसा भी बना है वैसा बना दिया है, ठीक है। तो ये जो है मैं सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए ये ऑब्जेक्ट बनाया है मैंने, ठीक है ना। मेरे को ड्राइंग में इतनी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है और ना मैंने कभी इंटरेस्ट लिया ड्राइंग के ऊपर, ठीक है। ये सिर्फ तुम्हें बच्चों को समझाने के लिए बता रहा हूं कि जिस केलिक्स होता क्या है, ठीक है ना। केलिक्स जो है, जैसे मान लो कि कोई फूल है, तो उसके नीचे जो हरी हरी जो पत्तियां रहती है, देखिए, उसके नीचे जो हरी हरी जो पत्तियां रहती है ना फूल के नीचे, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं, उसे कैलिक्स कहते हैं। अभी बात समझ में, ठीक है ना। तो वो जो कैलिक्स है, ठीक है ना, अब कोई कली रहती है तो उस कली को क्या रहती है, वो जो ये जो कैलिक्स रहता है, वो उसे पूरा क्या करके रखता है, कवर करके रखता है, कवर करके रखता है। और जब वो फूल उसमें से बाहर आता है तो फिर कैलिक्स क्या होता है, कैलिक्स से नीचे चल जाता है, यानी कि वो हरी पत्तियां कहाँ चली जाती है, फूल के नीचे चल जाती है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से बोला जा रहा है कि ब्राइट फ्लावर्स स्लिट अ कैलिक्स, तो ब्राइट फ्लावर यानी कि जो चमकीले बिल्कुल एकदम फ्लावर्स हैं, ठीक है ना, तो वो क्या हो रहे हैं, वो स्लिट कैलिक्स,
वो जो है सूर्य की रोशनी जैसे ही पड़ रही है उनके ऊपर, तो वो जो है वो क्या है, वो कैलिक्स से बाहर निकल के और वो कहाँ पे, स्टेम पे आकर के बैठे हुए हैं। स्टेम पे मतलब यानी कि उसका जो तना है, उस प्लांट का जो तना है, ठीक है ना, उस तने पे आकर के वो क्या है, वो बिल्कुल विराजमान बैठे हुए हैं कैलिक्स। यानी कि उन्होंने क्या कर रखा है, वो जो कैलिक्स जो है, ठीक है ना, वो कट करके और ऊपर आकर के और बिल्कुल जो है फूल जो है उसके ऊपर आकर के बिल्कुल क्या है, बैठ गया है। कैलिक्स के ऊपर आकर के बैठ गया है वो। एंड सो अबाउट अ स्टेम, यानी कि ऊपर आके उस तने पे बैठ गया है। लाइक हिंडर्ड फ्लैग, हिंडर्ड फ्लैग का मतलब यहाँ पे, हिंडर्ड का मतलब छुपा हुआ, यानी कि जैसे मान लो कि तुमने देखा होगा कि 15 अगस्त के टाइम पे या 26 जनवरी के टाइम पे जब हम फ्लैग सेरेमनी होती है ना, तो फ्लैग सेरेमनी होती है, तो फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी होती है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जब बच्चे खड़े रहते हैं और उसके बाद में जब कोई अतिथि आते हैं, तो वो जब तक उसको खींच नहीं देते हैं उस रस्सी को, ठीक है ना, तब तक जो क्या होता है, वो फ्लैग जो रहता है वो बिल्कुल हिंडर रहता है, यानी कि वो पूरा कंप्लीटली क्लोज रहता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में वो क्या होता है, जब वो उस रस्सी को खींच दी जाती है तो फिर वो लहराता है जरूर, यही होता है ना, ठीक है। जब उसको होइस्ट कर देते हैं तब उसके बाद में लहराता है वो, और वरना फिर वो पूरा क्या रहता है, बंधा हुआ रहता है वो, है ना। तो इसी तरीके से, तो हिंडर फ्लैग जिस तरीके से जो हिंडर फ्लैग रहते हैं, ठीक है, उसी तरीके से वो जो कली है, ठीक है ना, वो कली है, उसमें उसमें जो फूल है, उसने अपने आप को क्या कर रखा है, क्लोज कर रखा है, पैक कर रखा है, ठीक है ना। तो सूर्य की रोशनी पड़ने पे वो जो हिंडर फ्लैग है, ठीक है ना, वो क्या हो रहा है, वो फूट करके बिल्कुल स्वीट हो स्टेट, बिल्कुल मधुर अवस्था में, बिल्कुल मनमोहक अवस्था में वो होइस्ट हो रहा है, यानी कि वो कली जो है वो क्या होगी, प्रस्फुटित होकर के क्या आ रही है, बाहर आ रही है। सूर्य की रोशनी में वो जो कली है वो बिल्कुल एकदम क्लीन तरीके से, स्वीट तरीके से वो होइस्ट होकर क्या हो रही है, बाहर आ रही है। विद स्पाइसेस इन द हैंड, और पूरा जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर जैसे स्पाइसेस होती है, जैसे स्पाइसेस का मतलब क्या होता है, स्पाइसेस का मतलब मसाले, ठीक है, जैसे हल्दी और जो भी दूसरे होते हैं मसाले होते हैं, उनकी जो खुशबू होती है वो वातावरण के अंदर किस तरीके से फैलती है, बिल्कुल दूर से ऐसा लगता है कि मसालों की खुशबू आ रही है। तो इसी तरीके से ये जो फ्लावर्स है, इनकी जो खुशबू है वो पूरे वातावरण में क्या होती है, फैल जाती है, जब ये प्रस्फुटित होते हैं, ठीक है ना। तो इट वाज मोर, अब इसको जो पढ़ेंगे टी वॉज नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे इट वॉज, ठीक है, यहाँ पे टी वॉज लिखा है, लेकिन ये पूरा क्या है, ये इट वॉज। इट वाज मोर आई कैन नॉट मेंशन हाउ मी टू दोस दैट सी। अब कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन पोइट्री, ये पोइट्री के लिए कि मैं वो ज्यादा मेंशन कर ही नहीं सकता, यानी कि कहने को बहुत कुछ है, यानी कि मैं दिन भर अगर ये पोइट्री लिखती भी हूँ ना, तो भी मैं प्रकृति का पूरा वर्णन जो है वो नहीं कर सकती। आई कैन नॉट मेंशन, मैं मेंशन कर ही नहीं सकती है प्रकृति वाक्य में एक, ठीक है। हाउ मी टू डू दैट सी, और यानी कि अगर कोई जो है, अगर ये कल्पना करता है कि वो पोइट्री प्रकृति को जो है, नेचर को जो है वो अपने शब्दों में पिरो करके और उसे सिर्फ एक लाइन की कविता में बना करके और सामने वाले को बता दो, तो वो जो है वो क्या है, बहुत मीन चीज है, यानी कि बहुत कम कर रहा है वो नेचर के साथ में, यानी कि बहुत बुरा कर रहा है वो नेचर के साथ में, मीन चीज है ये। अगर आप पोइट्री, आप नेचर को जो है अपने शब्दों में सिर्फ लिमिट करके और एक पेज में या दो पेज में अगर उसको समेटना चाहते हो आप नेचर की ब्यूटी को, तो ये जो क्या है, ये बहुत मीन चीज है, क्योंकि जितना आप देख रहे हो, जितना आप महसूस कर रहे हो, उन सबको जो है आप नेचर की उन सभी चीजों को जो है अपने शब्दों में आप मेंशन नहीं कर सकते, उसको मेंशन नहीं कर सकते प्रकृति को। जैसे वेंडियास डेलिनिएशन, वेंडियास जो ये पेंटर थे, ठीक है ना, जैसे वेंडियास डेलिनिएशन, उसका वेंडियास ने ये जो पेंटिंग्स बनाई है, यानी कि काफी जो नेचर के बारे में और पेंटिंग्स बनाते रहे हैं ये, और काफी प्रसिद्ध है नेचर के बारे में अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाने के लिए। तो जिस तरीके से वेंडियास जो है वो पेंटिंग बनाते हैं, वो पेंटिंग को इस तरीके से शो करते हैं कि पूरा जो है नेचर मैंने उसके अंदर समेट दिया है, ये पूरे नेचर को जो है मैंने उसके अंदर जो है डिलीनिएट कर दिया है, यानी पूरा उतार दिया है अपनी पेंटिंग्स के अंदर, ठीक है। वो कोई उनकी पेंटिंग्स को देख करके अगर ये भी समझता है कि पूरी जो प्रकृति है वो सिर्फ वेंडियास की पेंटिंग के अंदर ही है, इससे जो है इससे ज्यादा जो है वो प्रकृति हो ही नहीं सकती है, नेचर हो ही नहीं सकता है, तो ऐसा सोचना जो है वो बिल्कुल हर इंसान के लिए क्या है, गलत होगा। अगर कोई उसकी पेंटिंग्स को सिर्फ ये मान करके बैठ जाता है कि इंडिया की पेंटिंग से ही बस नेचर जो है वो पूरा कंप्लीट उसका चित्रण मिल जाता है या विवरण मिल जाता है, तो ये कल्पना करना हमारे लिए क्या है, गलत है। ऑफ नेचर समझ, ठीक है ना। तो अगर नेचर का
और समय देखा, अगर मेंढिया की पेंटिंग के अंदर अगर कोई चित्रण कर रहा है, यानी कि मेंढिया अगर चित्रण कर रहे हो, कोई ये सोच रहा है कि भाई ये जो है ये चित्रण जो है ये भरपूर है, इनाफ है ये प्रकृति के ऊपर, नेचर के ऊपर, तो ये सोचना जो है ये किसी व्यक्ति के लिए बिल्कुल गलत होगा, प्रकृति के साथ भी ये खिलवाड़ होगा। ठीक है ना? तो ये जो पोयम थी ये आपकी जो है ये खत्म हुई यहाँ पे। ठीक है ना? अब इसके जो इसकी समरी है और इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दिए जाएंगे। ठीक है ना? तब तक के लिए चिल्ड्रन